मांग का नियम हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मांग के बारे में पढ़ा है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, इनके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से व्याख्या कर चुके हैं, हमने व्याख्या की है। अब है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मैंने शुरू में आपको जो बतलाया था कि बाज़ार की मुख्य दो शक्तियां हैं, दो फोर्सेज हैं, एक डिमांड है और एक सप्लाई है। पहले हम डिमांड के बारे में डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, गुणात्मक कथन है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा, चेंज आएगा, तो उस कमोडिटी की डिमांडेड जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य में परिवर्तन का वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट टाइप ऑफ अफेक्ट, ये ध्यान रखना है। प्राइस में अगर कोई चेंज होता है तो जिस कमोडिटी की, वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसकी मांगी जाने वाली मात्रा पर, क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या असर होता है। जब कितना असर होता है की बात करेंगे तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। फिर वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा। अभी आप ध्यान रखेंगे कि मांग का नियम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, गुणात्मक कथन है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बस इसी बात की हमें व्याख्या करनी है, न कि मांगी जाने वाली मात्रा पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये बाद की बात है। तो ये प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र में हुए हैं, बहुत ज़्यादा नाम है, हर बुक में आपको इनकी डेफिनेशन मिलेगी। तो मैं यहाँ कोई वर्ड टू वर्ड इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन लगभग आप जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जितने भी है जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया है, उनका मोटे तौर पर ये कहना है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और अगर मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी। इट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। एक वस्तु के मूल्य में और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मूल्य घटे तो मांग बढ़ जाती है, मूल्य बढ़े तो मांग घट जाती है। इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, आप इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज पढ़ेंगे या +2 लेवल तक आपने पढ़ा है, आपको पता है इकोनॉमिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं वो कुछ एक एजम्पशंस पर बेस्ड हैं, मान्यताओं पर बेस्ड हैं, जिसे हम यदि अन्य बातें समान रहे, इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, उन बातों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वो अदर थिंग्स कौन कौन सी होती हैं वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से भी बतलाएंगे कि इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज। प्राइस अगर फॉल्स, घटती है, गिरती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड या अमाउंट डिमांडेड कह दीजिए वो बढ़ती है, और अदरवाइज इसका उल्टा, एंड डिमांड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस, मांग कम हो जाएगी वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि सपोज ये PX स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ X कमोडिटी,
एंड क्यू डी एक्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। ये प्राइस पर यूनिट है रुपीज़ में और ये यूनिट्स है। तो सपोज ₹10 इज प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, देन 20 यूनिट्स आर डिमांडेड। If price decreases to 8 rupees per unit, then according to this law, the quantity demanded will increase from 20 units to 40 units। तो ये जो एरो है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, या इसका उल्टा ₹8 to 100 units are demanded। When price increases to ₹4 per unit, demand decreases from 100 units to 80 units। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में। इसी के हिसाब से आप एक ग्राफ के रूप में, डायग्राम के रूप में, रेखा चित्र के रूप में आप इसको बता सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इधर जो ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ओ एक्स रेखा, इस पर हम हमेशा क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स अक्ष कह दीजिए, एक्स एक्सिस, इस पर हम क्वांटिटी हमेशा शो करते हैं। और ओ वाई रेखा कह दीजिए या वाई एक्सिस कह दीजिए, इस पर प्राइस पर यूनिट। तो ये इसके बीच का गैप आपके एग्जाम्पल के हिसाब से एक जैसा है, ₹2, 4, 6, 8, 10। और ये ओ या 0 समझ लीजिए, इसी से इधर 20, 40, 60, 80, 100 जैसा अपने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो ₹10, 20 यूनिट्स आर डिमांडेड। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टू ₹8, देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 40 यूनिट्स। और इसी ढंग से जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ₹2 पर यूनिट, 100 यूनिट्स आर डिमांडेड। ये एग्जाम्पल में भी है, ये इस डायग्राम में भी है। अब ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, इनको जब आप मिलाएंगे आपस में, तो एक लाइन आपको मिलेगी, डिमांड लाइन कह दीजिए, इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। यही कीमत रेखा है ना। तो ये मांग रेखा है DD। DD ये हम इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व को, डिमांड रेखा को हमेशा DD के नाम से पुकारते हैं। D फॉर डिमांड से है। तो ये DD मांग रेखा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाईं ओर गिरती हुई होती है। ये लिखा हुआ नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। तो किसी भी वस्तु की मांग रेखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाईं ओर गिरती हुई होती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्जाम्पल के हिसाब से बनाएं। आपको भी ये पता लग गया कि डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। तो बिना एग्जाम्पल की सहायता के भी इसको शो कर सकते हैं। जैसे एट OP प्राइस, OQ क्वांटिटीज डिमांडेड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू OP1, ये फर्स्ट चेंज है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1, देन अकॉर्डिंग टू पॉइंट B, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। और अब इसका उल्टा, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टू OP2, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज टू OQ2। और अब ये ABC जो तीनों पॉइंट्स आपको मिले हैं, उनको मिला दें तो ये डिमांड कर्व, मांग वक्र कह दीजिए, मांग रेखा कह दीजिए, डिमांड लाइन कह दीजिए, हमेशा इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये हुआ मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट which shows the effect of changes in price on quantity demanded of a commodity। अब ये जो बात हमने लिखी, if other things remain the same, यदि अन्य बातें समान रहे, इन्हें हम ceteris paribus भी कहते हैं।
मतलब मांग का नियम जो है वो और दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, किसी वस्तु की मांग आपने पहले पढ़ा है, जो डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़े, उपभोक्ता की आय, आदत, स्वभाव, रुचि, फैशन, रीति रिवाज, सरकारी नीति, मौसम, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो पॉइंट वाइज अपने, इसके बाद हम अब उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एजम्पशंस, इसकी मान्यताएं जो है वो कौन कौन सी है, मांग का नियम किसे कहते हैं। मांग का नियम ये बतलाता है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा विपरीत दिशा में बदल जाती है। लेकिन एक शर्त है, यदि अन्य बातें समान रहें। तो अब हमें ये देखना है कि ये अदर थिंग्स कौन सी है जिनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इन्हें आप एजम्पशंस, हिंदी में मान्यताएं, और एक सेटेरिस पेरिबस, ये टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं? आप यूं ध्यान कर लो कि मांग का नियम जो है वो केवल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो प्राइस को छोड़कर बाकी किसी भी डिटर्मिनेंट्स में प्रभावित करने वाले तत्व में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने जो डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़े हैं तो उनको चेंज नहीं होना, उनमें से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बस यही मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, सेटेरिस पेरिबस है। सबसे पहला है उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर्स इनकम। इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज किसी वस्तु की कीमत पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, ज़्यादा महंगी हो जाती है, लेकिन साथ ही हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि बढ़ी हुई कीमत के बावजूद हम उसकी मांग कम ना करें क्योंकि हमारी आय बढ़ चुकी है। तो अब अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक शर्त है, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर और कस्टमर और ग्राहक, जो भी आप बोल रहे हैं। इसी तरह से उपभोक्ता की आदत, स्वभाव, रुचि, स्वाद आदि में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। There should be no change in the habit, nature, interest, taste, preference of the customer. मान लीजिए किसी वस्तु के प्रति आपका लगाव ज़्यादा हो गया, तो वो भले ही कितनी महंगी हो जाए,
फिर हम उसको खरीदेंगे। जिनको स्मोकिंग की आदत हो जाती है, धूम्रपान की आदत हो जाती है, तो सिगरेट या बीड़ी जो भी है या और कोई नशीले पदार्थ का अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो उसकी हैबिट हो गई। अब वहाँ हैबिट जो है वो ज़्यादा डिमांड पर प्रभाव डाल रही है, न कि उस वस्तु की कीमत। इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फैशन और रीति रिवाज, कस्टम्स हैं, फैशन है। अब मार्केट में रोज़ाना कोई ना कोई नए टाइप की चीज़ आती रहती है ना। चाहे आपकी वो टी शर्ट हो, जूते हों, बेल्ट हो, टाई हो, स्पेक्स हो, और बहुत सारी चीज़ें, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। और हमारा जी करता है कि हम उनको खरीद लें। अगर वो महंगी मिलती है तो भी खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फैशन शुड बी नोट, देयर शुड बी नो चेंज इन द फैशन और कस्टम्स एट्सेट्रा। मौसम और जलवायु, आपको पता ही है, कभी कड़ाके की ठंड, सर्दी आ गई, कभी बरसात हो गई, कभी टेम्परेचर 49-50 डिग्री के आसपास हो गया। उसी के अकॉर्डिंगली हमारी विभिन्न कमोडिटीज़ की, वस्तुओं की, सेवाओं की मांग या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। प्राइस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इसलिए शर्त है, अगर आप मांग का नियम लागू करना चाहते हैं तो मौसम में, क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे थे वैसे ही रहेंगे। निकट भविष्य में मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन की आशंका अगर है तो भी मांग का नियम फेल हो जाएगा। देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ हैवी चेंजेस इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। आने वाले समय में वस्तु के कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। अगर आशंका है तो क्या होगा? एट इंक्रीजिंग प्राइस मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एंड एट डिक्रीजिंग प्राइस लेस क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। बढ़ती हुई कीमतों पर और लोग ज़्यादा मांग करते हैं। उनको लगता है कल ये और महंगी मिलेगी, परसों और ज़्यादा महंगी मिलेगी, तो आज ही खरीद लो। और अगर आपको लगे ये कल और सस्ती मिलने वाली है, पहले और सस्ती, परसों और ज़्यादा सस्ती मिलने वाली है, तो घटती कीमतों पर भी मांग करते हैं। मांग जो है वो कम कर देते हैं। आपने पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में बहुत बार खुद देखा होगा कि गवर्नमेंट जब रात को 8 बजे डिक्लेयर करती है कि 12 बजे से पेट्रोल की प्राइस 5 रुपीज़ पर लीटर या डीजल की प्राइस 5 रुपीज़ पर लीटर बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करते हैं? पेट्रोल पंप्स के आगे लंबी क्यू लग जाती है व्हीकल्स की कि अभी टंकी फुल करा लें, 12 बजे के बाद तो महंगा मिलेगा। तो बढ़ती हुई कीमत पर भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है ना। घटती हुई पर कम भी हो सकती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसलिए शर्त है, नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो प्रेस्टीज गुड्स नहीं हो, नो प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज सिंबल, प्रतिष्ठात्मक वस्तु जिसे कहते हैं, ये ज़्यादातर महंगी होती हैं। और महंगी होती है इसलिए धनी लोग, जो पैसे वाले हैं, वो खरीदते हैं, है ना। उनके लिए प्राइस फैक्टर कोई मायने नहीं रखता। तो प्रेस्टीज सिंबल पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब अगर आप मांग का नियम लागू करना चाहते हो तो शर्त है कि जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं वो प्रेस्टीज सिंबल नहीं होनी चाहिए, स्टेटस सिंबल नहीं होनी चाहिए। संबंधित वस्तु का मूल्य, आपने 2 टाइप की रिलेटेड गुड्स पढ़ी थी। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु जैसे आपने टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया था। अब अगर आप टी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो ये मानकर चलेंगे कि प्राइस, जो कॉफ़ी की जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो न तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस में चेंज होना चाहिए, और न कम्प्लीमेंट्री जो सहायक वस्तु है, जैसे पेन और स्याही की बात अपने की थी, या जैसे ये जो मार्कर है और जो स्याही की द्वारा जो इंक ऑटिस का आता है, जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी की प्राइस बदले, वो जो इंक की प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं होता, ऐसा हम मानकर चलते हैं।
सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की आपूर्ति, ये वैसे ही रहनी चाहिए। उसकी क्वालिटी, किस्म, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है जो हमारे द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की क्वांटिटी को प्रभावित करता हो, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बस मेन बात ये है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओनली, ये अगर चेंज होगा तो कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, आदत, स्वभाव, रुचि, फैशन, रीति रिवाज, मौसम, जलवायु, वस्तु की सप्लाई, उसकी क्वालिटी, जो रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइस, निकट भविष्य में कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन की आशंका, प्रेस्टीज गुड्स, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने जो पहले एक लिखा था ना कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, मांग फलन में आपको बताया था, तो उसमें बहुत सारे तत्व बतलाए थे। तो रियल में तो क्या है, आप सिर्फ एक बात ही लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, QDX मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ओनली। इसके अलावा जो हमने फैक्टर्स लिखे थे ना, वो सारे कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप इसमें ये बात लिख सकते हैं कि मांग वस्तु के मूल्य का फलन है। डिमांड is the function of price only। बस, तो ये डिपेंडेंट फैक्टर है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। और ये जो प्राइस है ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, चर जिसे बोलते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस प्राइस में अगर कोई चेंज होता है तो इस मांगी जाने वाली मात्रा में उल्टी दिशा में वस्तु की मांग बदलती है। तो अब आप एक बार दोबारा पढ़ लें कि इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल इंक्रीज, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, या इसका उल्टा। यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी और मूल्य में कमी होने पर मांग बढ़ जाएगी। यही मांग का नियम है। मान्यताओं को, एजम्पशंस को, सेटेरिस पेरिबस को बहुत ध्यान से आपको समझना है। और अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ डिमांड? तो लॉ ऑफ डिमांड बतलाना, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? तो फिर आपको ये एजम्पशंस मतलब सेटेरिस पेरिबस के रूप में लिखना है ना। क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, 8 मार्क्स का आ सकता है, 15 मार्क्स का आ सकता है, 20 मार्क्स का आ सकता है। तो जैसा आपको क्वेश्चन मिले उसके साइज के अकॉर्डिंगली आपको उसका जवाब देना है।